आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे हम कि एक बिगनर के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग में आने से पहले। दूसरा टॉपिक हमारा होगा मास्टरिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। तीसरा टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। चौथा टॉपिक होगा मास्टरिंग फॉरेक्स एंड कमोडिटीज। और पांचवा टॉपिक टाइम के हिसाब से हम कवर करेंगे लॉट साइज, पिप्स, स्प्रेड, लेवरेज। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अफसर है। मैं पिछले 2 महीनों से बहुत ज़रूरी मसला इस फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ट्रेडिंग को बेसिक से प्रॉपर्ली समझना सीखता है, इसे सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है अफसर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। तो कुछ बातें सबसे पहले मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक प्रीमियम मेंटोरशिप लेने के लिए। जाहिर सी बात है, आपने फीस भी पे की है, आप लोग अपना टाइम देकर भी आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है, जितने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं और सबसे मैं यही बात कहता हूँ कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हैं। और आप लोगों से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना 100% देंगे। अब वो 100% कैसे आप लोग देंगे ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर और मेरे बताए हुए तरीकों के ऊपर। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ आप सीख के जा रहे हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का काम है। ब्लैक लाइन मैट्रिक्स आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है, लेकिन ब्लैक लाइन मैट्रिक्स आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, या कोई भी कम्युनिटी आपको ट्रेडर नहीं बना सकती। ट्रेडर आपने खुद बनना है। यानी कि माँ बाप बच्चे को चलना तो सिखाते हैं, लेकिन इन दी एंड चलना तो खुद नहीं होता है ना बच्चे को। उसको जिंदगी भर तो वो उंगली पकड़ के साथ साथ नहीं होते ना, एक वक्त आता है वो उंगली माँ बाप भी छोड़ देते हैं कि भाई अब खुद चलो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज क्लियर की जाएंगी, एक एक चीज बेसिक टू एडवांस। यानी कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ट्रेडिंग के बारे में 0.01% भी नॉलेज नहीं होगी। यार ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ट्रेडिंग का बाजू का लोग भी माना भी लोगों को नहीं पता होता कि यार ट्रेडिंग का मतलब क्या है। तो ट्रेडिंग के माना से लेके ट्रेडिंग की किस तरीके से जाती है और इन दी एंड एक प्रॉफिटेबल बना किस तरीके से जाता है और प्रॉफिटेबल रहा किस तरीके से जाता है ट्रेडिंग में। यानी कि दो अलग अलग चीज़ है। एक होता है प्रॉफिटेबल होना और एक होता है प्रॉफिटेबल रहना लॉन्ग टर्म। तो बोथ आर डिफरेंट। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, और इंशाल्लाह जब हमारा एडवांस कंप्लीट हो जाएगा तो आप सारे के सारे ऑनलाइन और फिजिकल में जितने भी हैं इतने केपेबल हो जाएंगे कि अपने सेटअप्स को खुद फॉर्म कर सकें, प्रॉफिटेबल रह सकें, किसी के सिग्नल्स की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों को वीक डेज में क्लासेस दी जाएंगी, वीकेंड पर आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, और वीक डेज आपके पास होंगे प्रैक्टिस के लिए। आपका ग्रुप बन चुका है, आप सारे ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, ग्रुप नंबर 12 जैसा कि आपने देखा होगा। वीक डेज में आपने जो सीखा है यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करके चार्ट्स के ऊपर मार्किंग करके वो आपने शेयर करनी है ग्रुप में वीक डेज में। ये आपका कंपलसरी होमवर्क है। यानी कि जो चीज़ आप यहाँ सीखेंगे वो चीज़ लाजमी आपने शेयर करनी है। बेसिक एंड होगा, इंटरमीडिएट एंड होगा, तो आपका टेस्ट लिया जाएगा इंटरमीडिएट का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे टेस्ट के अंदर जो है वो क्लियर होंगे। जो चीज़ आपने सीखी है वो सब आप टेस्ट टेस्ट अपने टेस्ट के अंदर उसको A+ और उसको अच्छे यानी कि मार्क्स वगैरह आप लेंगे। अब वो देख लेंगे टेक्स्ट हमारा ओरल होगा या फिर हमारा वर्बल फिजिकल टेस्ट होगा, वो चीज़ हम फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाने का हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो लव्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का जो लोगोही मायना है ना, ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत। ये बेसिक सी चीज़ है, ये लोगों को आपको पता होगी। ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत, किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ लेना। मिसाल के तौर पर आप लोकल मार्केट गए मोबाइल लेने के लिए। आप मोबाइल लेने के लिए गए, आपने मोबाइल लिया रिटेलर से या दुकान वाले से, और उसको आपने अपने मुल्क की करेंसी पाकिस्तान में है तो आपने PKR उसको दिया। एक चीज के बदले दूसरी चीज का मुताबादला, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। एक चीज दी, दूसरी चीज दी आपने, यानी कि आपने उससे तिजारत की। इसी तिजारत को बड़े पैमाने में भी किया जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है फिजिकल की। इसी तिजारत को ऑनलाइन भी किया जाता है। आपका अमेजोन है, दूसरे स्टोर्स हैं, शॉपिफाई है, वहां से आपने कोई चीज ऑर्डर की, ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ, आपने कैश या ऑनलाइन उसको पेमेंट कर दी, यानी कि एक चीज का मुतबादला, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। इसी तरीके से ट्रेडिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट है। सारी डीप एक्सप्लेनेशन आगे चल के होंगी, लेकिन सबसे पहले एक माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ट्रेडर का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पर 95% से ज्यादा का रेशो अगर मैं बताऊं, 95% का रेशो अगर हम ले लें,
तो उनका ये माइंडसेट है कि वो ट्रेडिंग को एज एन एटीएम मशीन यूज करते हैं कि यार मैं ट्रेडिंग के अंदर आ गया, अब बस मैं रातों रात मिलियनर बन जाऊंगा। मैंने गोल्ड का चार्ट खोला, मैंने किसी का सिग्नल फॉलो किया, ओवर लेवरेज ओवर रिस्क किया, अब मैं रातों रात मिलियनर बन सकता हूँ, बड़ी बड़ी लॉट साइज में बाय और सेल करूंगा और मैं मिलियनर बन सकता हूँ। अगर इसी को कंपेयर किया जाए एक फिजिकल बिजनेस के साथ, आप जैसे कि वकार भाई आप फिजिकल बिजनेस करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे जब आपका पहला दिन था, तो क्या आपने ये सोचा था कि यार मैं इसी हफ्ते के अंदर या नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मिलियनर बन जाऊंगा और मेरे पास बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी होंगी? ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। आप लोगों को भी आइडिया होगा, कोई ना कोई फिजिकल आपने बिजनेस किया होगा। तो फिजिकल बिजनेस जब बंदा करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। उसका मिनिमम ये होता है कि उसके पास 1 से 2 साल का बैकअप होता है। सबसे पहली चीज तो ये, उसके पास 1 से 2 साल का बैकअप होगा अगर वो फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि उसके पास उसका माइंडसेट ये होता है कि मेरा बिजनेस जमते जमते कम अज कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। यानी कि इससे पहले मैं प्रॉफिट या हाईली प्रॉफिट को मैं अपने जहन में नहीं रख सकता कि मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि उसको 1 2 साल सरवाइव करना पड़ता है। तो जब वो फिजिकल बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसका माइंडसेट ये है कि यार मुझे सरवाइव करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता जमते जमते जमेगा, जो एक मिसाल दी जाती है बिजनेस के अंदर कि यार जमते जमते जमेगा। लेकिन जब वही बंदा ट्रेडिंग के अंदर आता है तो उसका माइंडसेट ये क्यों होता है कि यार मैं एक रात में मिलियनर बन जाऊंगा? इसका क्या रीजन है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस आपके इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो आपको गाड़ियां दिखाते हैं, जो आपको रेंटेड लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, रेंटेड चीजें दिखाते हैं, और ये बात आपके दिमाग में फीड करते हैं कि यार आप ट्रेडिंग से एक रात में मिलियनर बन सकते हैं, जो कि सरासर एक स्कैम है। एज कम्पेयर टू फिजिकल बिजनेस, जब आपका ये माइंडसेट नहीं है कि मैं एक रात में मिलियनर बन सकता हूँ, तो एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, जिसका अगर आप डेली वॉल्यूम की बात करें तो वो $4.5 ट्रिलियन है गोल्ड का। ओवरऑल अगर आप फॉरेक्स की बात करें जिसके अंदर आपकी कम्योडिटीज हैं, इंडाइसेस हैं, आपकी करेंसीज हैं, उसकी अगर बात करें तो $9.4 ट्रिलियन पर डे वॉल्यूम है। यानी कि एक इतनी बड़ी मार्केट, जिस मार्केट में आपका मुकाबला इंस्टीट्यूशन से है, आपके साथ ट्रेड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, हैश फंड्स हैं, जिनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स हैं, उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट में ट्रेड करने वाले का माइंडसेट ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं एक रात में मिलियनर बन जाऊं, या मैं बहुत जल्द से जल्द जो है ना वो एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। यानी कि बहुत जल्दी का ये माइंड नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है। यानी कि जैसे कि हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद है, साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ी है और ये उनकी डॉक्टर भी हैं, तो इनको पता है कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है। आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस, ये सारे के सारे मैटर करते हैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, आपकी ट्रेडिंग फील्ड के अंदर। यानी कि ये जो आप देखते हैं लॉस हो रहा है तो ब्लू रेड शो कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ब्लू शो कर रहा है, ये ऐसे ही नहीं कलर दे दिए गए। इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी साइकोलॉजी से, आपके माइंडसेट से और आपके इमोशन से। ये सारी चीजें आप आगे जाके इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इन चीजों के अंदर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। मास्टरिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी मार्केट्स जहां पर आप ऑनलाइन और फिजिकल एसेट्स को बाय या सेल कर सकें। ऑनलाइन या फिजिकल एसेट्स को आप बाय या सेल कर सकते हैं, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट्स। अब हमारे पास टाइप्स होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास लिखी हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। द नंबर 1 इज फॉरेक्स, नंबर 2 क्रिप्टो, नंबर 3 स्टॉक्स, और नंबर 4 मनी मार्केट। ये हमारे पास 4 ऐसी टाइप्स हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग ना देखें, 2 तरीके की होती है तिजारत। एक ट्रेडिंग में आप एज अ इन्वेस्टर भी इन हो सकते हैं, और एक ट्रेडिंग में आप एज अ बिजनेसमैन भी इन हो सकते हैं। अब एज अ इन्वेस्टर और एज अ बिजनेसमैन में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन का मतलब ये होता है कि आपका अपना पैसा है, जैसे कि आपने अपना नाम बताया था जुनैद भाई। जुनैद भाई का अपना पैसा है। जुनैद भाई ने एक स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली। अब जुनैद भाई उसी काम को खुद से कर रहे हैं। लेट सपोज जुनैद भाई ने एक फैक्ट्री खोली है जहां पर सोफा बनाने का काम होता है। जुनैद भाई अपना पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स रखे हुए हैं, उनकी अपनी मशीनरी है, वो अपने सोफे तैयार करके इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक बिजनेसमैन का काम। ये ट्रेडिंग ही है। जाहिर सी बात है, एक कंपनी खोलना, एक चीज बनाना, खरीदना, बेचना, ये आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है। अब एज अ इन्वेस्टर और एज अ इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर सकते हैं जुनैद भाई? जुनैद भाई के पास ह्यूज फंड है,
बहुत सारा फंड है। जुनैद भाई ने देखा यार वकार भाई की एक कंपनी है, जो वकार भाई कंपनी रन कर रहे हैं। जुनैद भाई ने वकार भाई को कहा कि आप जो अपना मनी कैश फ्लो जो चला रहे हो, जो सर्कल आप चला रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट की आप रोलिंग कर रहे हो, मैं आपको मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपया देता हूँ। आप ये 1 करोड़ रुपया अपने काम के अंदर लगाएं और मुझे बताएं कि आप मुझे मंथली और ईयरली या 6 मंथ में मुझे आप क्वार्टरली जो है वो क्या रिटर्न देंगे। तो ये जुनैद भाई ने इन्वेस्टमेंट की। पहले जुनैद भाई ने क्या किया, पहले बिजनेस किया, खुद से सारा काम देख रहे हैं, अकाउंट्स मैनेज खुद कर रहे हैं, सारी चीजें मैनेज खुद कर रहे हैं। और उसके बाद जुनैद भाई ने क्या किया, वकार भाई के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी इन दो टाइप से ट्रेडिंग होती है। नंबर वन इज बिजनेस, कि आप अपना काम खुद करें, आप एक स्किल सीख के उसमें महारत हासिल करें, और उसके अंदर फिर आप खुद अपना प्रॉफिट और लॉस के आप मालिक हो। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, आपने देखा कि यार वकार भाई को बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, वकार भाई क्रिप्टो के माहिर हैं, स्टॉक्स के माहिर हैं, मनी मार्केट के माहिर हैं। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के वकार भाई को दे दी कि यार मुझे इतना परसेंट रिटर्न चाहिए, ये रिटर्न आप मुझे दे सकते हो तो मेरी इन्वेस्टमेंट ले लो। वकार भाई ने हामी भर लिया, वकार भाई आपके पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट। तो इन मार्केट्स के अंदर दो तरीकों से काम होता है। अब सुटेबल तरीका कौन सा है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, तो हमें जो काम करना चाहिए वो इस मनी मार्केट्स के अंदर, खासतौर पर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एज अ बिजनेसमैन काम करना चाहिए। कि जब एक मार्केट का कैश फ्लो इतना ज्यादा है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, और अगला बंदा ट्रस्टेड है या नहीं, ये आपको कैसे पता। एक वो पैसा होता है जो आप अपने हाथ से गवाते हैं, जिसका आपको इतना दुख नहीं होता, जाहिर है हलाल है, दुख होगा, लेकिन उस तरीके का दुख नहीं होगा कि आपका पैसा किसी और के हाथ से जाया हो। उसके अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे, अगर आप दोनों दोस्त हैं तो फिर वो रिलेशन भी आपको खराब होगा, रिश्तेदार हैं तो वो बहुत सारी चीजें फिर आपको पता है चीजें हो जाती हैं। तो बेहतरीन तरीका है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो स्किल्स को खुद सीखें और खुद उन स्किल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करें, ना कि ये कि किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाए। सबसे बुरा तरीका इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी या कोई ऐसा बंदा देखते हैं जो आपको लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, हम इनके साथ रहकर बिजनेस कर चुके हैं और हम इनके साथ काम कर चुके हैं और ये हमके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ दे सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड, स्किल सीखें और उसको खुद इंप्लीमेंट करें, ताकि आप अपने पैसों के खुद मुख्तार और खुद आप मालिक अपने पैसों के हो, किसी को देने की आपको कोई पैसा जरूरत नहीं। अब यहाँ पर मैंने 4 चीजें लिखी हैं। मैं नंबर डी से स्टार्ट करता हूँ। डी से स्टार्ट करते हैं, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप एज अ इन्वेस्टर भी काम कर सकते हो। मनी मार्केट के अंदर आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। इनकी मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ। चूंकि हमारा टॉपिक मनी मार्केट तो नहीं है, मनी मार्केट में तो काम नहीं करते, लेकिन नो हाउ, चूंकि फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज की नो हाउ आपको होनी चाहिए। कि अगर कल को कोई आपसे पूछता है कि यार फाइनेंशियल मार्केट फॉरेक्स में आती है, बताओ 3 और कौन सी मार्केट्स हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं, तो ये चीज आपको पता होगी कि किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहली चीज, मनी मार्केट के अंदर कैश फ्लो की सर्कुलेशन जो होती है उसको बैलेंस किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बैंक है एचबीएल और दूसरा बैंक है एमसीबी। एचबीएल बैंक ने अपने किसी क्लाइंट को कुछ कैश देना है पर्टिकुलर ब्रांच से, उस ब्रांच के अंदर कैश मौजूद नहीं है इस वक्त। तो वो क्या करता है, वो एमसीबी से कांटेक्ट करता है कि यार हमें इतना इतना कैश चाहिए, ये कैश हमें प्रोवाइड किया जाए। एमसीबी एक एग्रीमेंट के साथ वो कैश प्रोवाइड करता है, और वो फिर एक शॉर्ट टर्म की मनी सर्कुलेशन होती है। यानी कि एमसीबी ने कैश अपना दिया एचबीएल को, एचबीएल ने अपने क्लाइंट को कैश दिया। वापस जब एचबीएल के पास कैश आएगा तो वो एक रिटर्न के साथ जो उनका इनिशियल बैलेंस है वो वापस कर देगा एमसीबी को। यानी कि एक कैश फ्लो की सर्कुलेशन इस तरीके से होती है। जो एमसीबी ने मुआयदा किया कि आपको हम कैश तो दे रहे हैं, आपको इसके ऊपर ये रिटर्न भी हमें देना पड़ेगा। चूंकि एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक बिजनेस का रूल है, आप किसी को ऐसे ही तो नहीं पैसा दे दोगे ना। वो अपना रिटर्न भी उसके ऊपर रखेगा, वो अपना मार्कअप भी हो सकता है चार्ज करे, इंटरेस्ट भी चार्ज करे। तो वो एक इंटरेस्ट, मार्कअप और रिटर्न के साथ वो कैश देता है, और उसके बाद एचबीएल के पास जब मनी दोबारा वापस आती है, कैश दोबारा वापस आता है, तो वो ट्रांसफर करता है एमसीबी को एक सर्टेन अमाउंट के साथ, एक रिटर्न के साथ। एक इसकी मनी मार्केट की एग्जांपल ये होती है कि मनी मार्केट में इस तरीके से काम होता है। दूसरा मनी मार्केट के अंदर इस तरीके से काम होता है कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रेजरी बिल्स वगैरह की एक सर्टिफिकेशन होती है। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स के साथ बात की कि बाइक किसी यहाँ पे लगी हुई है गेट के सामने। आपकी लगी है जो पे हटाने को लगी आपको। क्या करना है? गाड़ी अंदर करी, तो गाड़ी साइड में करनी पड़ती
जिस व्यक्ति भाई किसी को ऑफर देखो किसी को भी। 2 मिनट के लिए क्लास को होल्ड कर रहे हैं, इस इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं 2 मिनट बाद। ठीक है, तो मनी मार्केट की दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। मनी मार्केट क्या होती है, आप लोग आए हैं तो आपको मैं फाइनेंशियल मार्केट के इंट्रो करवा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 फॉरेक्स, नंबर 2 क्रिप्टो, नंबर 3 स्टॉक्स, और नंबर 4 मनी मार्केट। ठीक है, हम जो ट्रेड करते हैं वो फॉरेक्स के अंदर करते हैं, लेकिन बाकी 3 फाइनेंशियल मार्केट्स की भी बेसिक नो हाउ हमें होनी चाहिए कि इन मार्केट्स के अंदर किस तरीके से काम होता है और क्या होता है। तो मैं बता रहा था अभी मनी मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट का पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि मनी मार्केट क्या होती है, जो मैंने बैंक्स की आपको एग्जांपल दी। दूसरा, मनी मार्केट के अंदर इस तरीके से काम होता है कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है, मिसाल के तौर पर वो शार फैसल के ऊपर कोई पुल बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई प्लाजा बन रहा है गवर्नमेंट का, एक्स वाई जेड कोई भी चीज बन रही है। अब स्टेट, आपकी जो कंट्री के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट हैं आपके, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, स्टेट उनसे कांटेक्ट करती है कि इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एज एन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, जिसके लिए आपकी एक सर्टिफिकेट बनती है, एक एग्रीमेंट बनता है इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर, आप इन्वेस्टर हैं, आपने एक सर्टेन अमाउंट दे दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपका रिटर्न तय हो गया कि आपको इस अमाउंट के ऊपर ये रिटर्न दिया जाएगा। अब हर महीने या क्वार्टरली या ईयरली आपको वो रिटर्न आ रहा है, एज जिस तरह से आपका जो है वो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक आपको वो रिटर्न आ रहा है। गवर्नमेंट का जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट से आपका ये एग्रीमेंट होता है कि आपको इनिशियल कैपिटल जो आपका है, जो आपने इन्वेस्ट किया था, वो आपको इन्वेस्टमेंट आपकी वापस दे दी जाएगी। तो ये मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट के अंदर इस तरीके से काम होता है। ट्रेजरी बिल्स हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं आपके। यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड से मुराद वो प्राइस बॉन्ड नहीं है जो आपके 200 और 700 और 1500 वाले होते हैं। ये स्टेट के बॉन्ड्स होते हैं, जो स्टेट्स लोन लेने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती है, जहाँ से कैश आता है। जैसे यूएस के स्टेट्स बॉन्ड, स्टेट के जो बॉन्ड्स हैं, जो कि उन्होंने दिए थे यूरोपियन कंट्रीज को, चाइना को और जापान को, जो उन्होंने बॉन्ड्स दिए थे, और उसके बदले जो यूएसडी आया था, और उन्होंने फिर उसकी बॉन्ड की सेलिंग को स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर जो है वो यूएस मार्केट के अंदर स्टॉक्स मार्केट जो है वो क्रैश हुई थी। फंडामेंटल्स के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हो सकता है समझ में ना आए,
मुझे रोक के पूछ लेना यार, ये चीज समझ में नहीं आएगी, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी आगे जब हम चलते जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। तो सी, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टॉक्स। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्टॉक्स भी आते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? लेट सपोज अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो एप्पल है, नेस्डेक है, टेस्ला है, US 30 है, US 100 है। ये आपकी सारी वो कंपनीज हैं, यानी कि US 30 टॉप की यूएस की जो 30 कंपनीज हैं, US 100 टॉप की जो यूएस की 100 कंपनीज हैं, उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है एक तरीके से। और उसके स्टॉक्स और उसके शेयर्स की नंबरिंग होती है कि इसका स्टॉक क्या चल रहा है, इसका स्टॉक क्या चल रहा है। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल के स्टॉक्स, एप्पल के जो शेयर्स हैं, एप्पल की जो मार्केट है वो बुलिश है या बेरिश है, उससे स्टॉक्स के अंदर तेजी आई है या मंदी आई है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं स्टॉक्स के अंदर। तो आप फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं लोकल मार्केट पाकिस्तान की बात करूं तो के इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा फौजी सीमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके जो है वो यूनिवर्सल है उस कंपनी के स्टॉक्स हैं। पाकिस्तान का जो PMX 100 इंडेक्स है जिसके अंदर पाकिस्तान की टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक्स हैं, तो स्टॉक्स के अंदर भी आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके एक ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट बनाते हैं, फिर वो आपको टिप्स देता है कि भाई इस स्टॉक को बाय करना है, इसको सेल करना है। तो फिर वो उस तरीके से आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। नंबर बी पे मैंने लिखा है क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट के बारे में समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्या है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड की जाती है कॉइन्स के ऊपर। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके कॉइन्स ट्रेड होते हैं। जैसे हमें लेट हो गया। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं आपके कॉइन्स वगैरह। लेट सपोज BTC है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, मीम कॉइन है। ये सारे के सारे कॉइन्स आपके ट्रेड होते हैं। अब इसमें फ्यूचर भी होता है और स्पॉट्स भी होता है। ये दोनों अलग अलग तरीके होते हैं फ्यूचर और स्पॉट्स के। लेट सपोज एक कॉइन है जिसकी कीमत है $1। एक कॉइन लॉन्च होता है, उसकी कीमत है $1। लोग उसको बाय करते हैं, बाय करते हैं, बाय करते हैं, उसकी कीमत चली जाती है $10। अब जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, हम क्रिप्टो में ट्रेड क्यों नहीं करते, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको जाऊंगा फॉरेक्स की तरफ। क्रिप्टो एक अनस्टेबल मार्केट है। यानी कि अनस्टेबल किस तरीके से? लेट सपोज जुनैद भाई ने एक कॉइन लॉन्च किया। 79 ठीक है। काफी दे रहे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे थे हम। क्रिप्टो एक अनस्टेबल मार्केट है जिसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते और ना हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। यानी कि अनस्टेबल किस तरीके से, अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज मेरा नाम साहिल है, मैंने एक कॉइन लॉन्च किया साहिल कॉइन के नाम से। ठीक है, एक कॉइन लॉन्च कर दिया साहिल कॉइन के नाम से, और जब मैंने वो लॉन्च किया तो उसकी कीमत थी 0.5 सेंट्स, या फिर 5 सेंट्स, या $1 लेट सपोज उसकी कीमत थी। अब मैंने एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कि किस इन्फ्लुएंसर ने क्या चीज़ की है क्रिप्टो के अंदर अभी हालिया दिनों के अंदर, जो रग पुल आया है उसके एक कॉइन के अंदर। मैं एज एन इन्फ्लुएंसर एक कॉइन लॉन्च करता हूँ साहिल कॉइन के नाम से, और मैं उसकी हाइप क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ कि यार अभी जनवरी चल रहा है, जब दिसंबर आएगा या जब जुलाई आएगा तो ये आपको जो कॉइन है वो $1 से $10 के ऊपर दिखेगा।
लोगों ने क्या किया, बाय करना शुरू किया। $1 से बाय किया लोगों ने, एक ह्यूज फंड्स लोगों ने डाले, कॉइन बाय किए बाय किए बाय किए। अच्छा, अब सबसे ज्यादा होल्डिंग उस कॉइन की किसके पास होगी? कॉइन लॉन्च करने वाले के पास। अगर मैंने कॉइन लॉन्च किया, उससे ज्यादा होल्डिंग उसके पास मेरे पास ही है ना, जैसी पता अथॉरिटी में हूँ। जब मैं चाहूँ उस कॉइन को खत्म कर दूं, जब चाहूँ मैं उसको सेल कर दूं, सबसे ज्यादा होल्डिंग मेरे पास है। लोगों ने बाय करना शुरू किया, $1 से बाय किया, $5 पर आ गया। उसी इन्फ्लुएंसर ने कहा, मैंने कहा था ना कॉइन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लोगों ने $5 से बाय करना शुरू कर दिया। $6 पे आया, लोगों ने $6 पे बाय किया, $60 पे बाय किया, कॉइन चला गया, $8-9 पे कॉइन चला गया। अब जब मैंने उस कॉइन को लॉन्च किया तो उसकी जो कीमत थी वो $1 थी। अब वो चला गया $10, मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट शो हो रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने 50 to 80% कॉइन्स को वो सेल कर दूं। कॉइन लॉन्च मैंने किया था, ज्यादा होल्डिंग मेरे पास है, कॉइन मैंने सेल करना शुरू कर दी। जब मैं उस कॉइन को सेल करूंगा तो उस कॉइन के अंदर एक रग पुल आ जाएगा, यानी कि वो जो $9 और $8 पे था वो तेजी से नीचे आएगा। अब जिसने $8 पे बाय किया, उसको तो नहीं पता ना कि जिसके पास कॉइन की होल्डिंग ज्यादा है वो सेल कर रहा है। जिसने $60 पे बाय किया, जिसने $5 पे बाय किया, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि $9 से कॉइन आ गया आपका $1 और $2 के ऊपर। अब जिसने $5 पे बाय किया उसको क्या करना पड़ेगा कि यार जब तक ये कॉइन $5 पे नहीं जाएगा मैं सेल नहीं कर सकता। अगर मैं उससे पहले सेल करूंगा तो मुझे लॉस होगा। इस तरीके से क्रिप्टो की बात की जाए, क्रिप्टो की एक हाइप थी जब वो अपना 103 और 10,000 पे वो बहुत ऊपर जब चला गया था, 1 लाख कुछ 35 पे, तो उसकी एक बहुत हाइप थी। लोगों ने 1,35,000, 1,20,000, 1,10,000 पे बाय करना शुरू किया। अभी कहाँ पर आगे खड़ा हो गया, 58, 65, इसी रेंज के अंदर वो घूम रहा। तो अब जिसने 1 लाख से बाय किया, पूरा बिटकॉइन भले नहीं बाय किया, कुछ परसेंट बिटकॉइन का बाय किया, वो तो अभी तक लिक्विडेट ही होगा ना। अब वो कब सेल करेगा अपने कॉइन को? जब उसकी कीमत उस जगह पहुंचेगी जहां से उसने बाय किया था, तब वो उसको सेल कर सकता है, तो जब जाके उसको प्रॉफिट होगा। इस वजह से इस मार्केट के अंदर हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये एक अनस्टेबल मार्केट है। कुछ भी हो जाए, पर्टिकुलर पर्सन मिलके इसको पंप या डम करवा सकते हैं। एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, आपको कुछ ऐसा वर्ल्ड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे अनसर्टेनिटी पैदा हो। वॉर सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल इशूज, इनके बिहाफ के ऊपर आपकी गोल्ड की मार्केट जो फॉरेक्स के अंदर है पंप होती है डंप होती है। ईरान या इसराइल, अपना इसराइल की वॉर, अमेरिका या ग्रीनलैंड की वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर, इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी आपको वर्ल्ड के अंदर पैदा करनी पड़ती है जिससे लोगों का ध्यान गोल्ड की तरफ जाए, और वो गोल्ड को एज एन सेफ हेवन समझ के, सेफ एसेट समझ के वो उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और फिर वो पंप हो। तो ये वजह है कि हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेड नहीं करते। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहली चीज आती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ चीज। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ रॉ का मतलब क्या है, तो मुझे एक्सप्लेन करें कि रॉ क्या चीज होती है, कोई भी। इसके पहले प्रोसेस के बाद इसको फिर डिटेल में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और कोई इसके अंदर मजीद? ठीक है। रॉ का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो अपनी असल हालत के अंदर नेचुरल चीज निकले, पहाड़ों से, कानों से। जैसे कि कोयला है, कोयला कहाँ से निकलता है, कान से निकलता है। तो वो एक अपनी असल हालत के अंदर निकलता है। सोना है, अब जैसे कि आप मार्केट के अंदर देखते हैं 24 कैरेट सोना। अब ये पहाड़ों से जब सोना निकलता है ना, जमीनों से जब सोना निकलता है, एक ऐसी नेचुरल जगह से सोना निकलता है, तो ये 24 कैरेट नहीं होता। इसको रिफाइन किया जाता है, एक प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर इसको 24 कैरेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर जाके ये 24, इसके अंदर आपका कंक्रीट और बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। तो कमोडिटीज के अंदर आपका सारा का सारा रॉ मटेरियल आता है, जिसके अंदर आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर है, आपका तांबा प्लूटोनियम है, आपका चारकोल है, कोयला, आपका ऑयल है, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल है। अब ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल कहीं से नहीं निकलता, क्रूड ऑयल निकलता है। फिर उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उसके अंदर से 8 तरीके के जो है वो ऑयल और गैसेस निकलते हैं, जिसके अंदर आपका हाई ओक्टेन है, पेट्रोल है, और दीगर चीजें, दीगर मस्तूआत जो है। फिर उसकी एक रिफाइनरी होती है कि इतने टेम्परेचर पर इसको रखा जाएगा तो इसके अंदर से ये प्रोडक्ट निकलेगी। इतने टेम्परेचर पर ये, इसकी 8 लेयर्स होती हैं, तो इसके अंदर से 7 और 8 किस्म के फिर अलग अलग चीजें निकलती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलती हैं इसके अंदर से। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना जो रॉ मटेरियल कहलाती हैं, वो सारी की सारी आपकी कमोडिटीज के अंदर ट्रेड हो रही होती है। तो हम गोल्ड ट्रेड करते हैं, इसका मतलब है हम कमोडिटी को ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज के अंदर हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज के बाद इस मार्केट के अंदर फॉरेक्स में आपकी करेंसीज भी होती हैं। जैसे कि
फिजिकल की अगर बात की जाए ना, तो करेंसी एक्सचेंज पे आप जाते हैं। आपने सुना यार, ईरानी अपना तुर्किश लीरा की मैं एग्जांपल दूं, आपके पास कोई ऐसी न्यूज आई जिसकी वजह से आपको पता चला कि यार तुर्किश लीरा जो है ना, वो मिसाल के तौर पर अगर आज पाकिस्तान के अंदर 350 रुपए का एक लीरा है ना, तो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद पाकिस्तान में ही 450 रुपए का एक लीरा हो जाएगा, ये तुर्किश लीरा। आपने क्या किया, फिजिकल में करेंसी एक्सचेंज गए, आपने पीकेआर दिए और तुर्किश लीरा आपने वहां से खरीद लिया। एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद जब उसकी कीमत बढ़ी तो आपने उसको बेच दिया। ये आपका फिजिकल के अंदर आपने करेंसी का काम किया। इसी तरीके से ऑनलाइन में भी आपका करेंसी का काम होता है, जिसको फॉरेक्स कहा जाता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। ये एक आपकी एक्सचेंज है। फाइनेंशियल मार्केट की मैंने बात की थी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर आप ऑनलाइन अपने एसेट्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑनलाइन आप करेंसीज को भी बाय और सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर मेजर करेंसीज की अगर बात की जाए तो आपका यूरो यूएसडी है, आपका जीबीपी यूएसडी है, आपका जैपनीज येन है, आपका कैनेडियन डॉलर है, और आपका ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है। ये सारी करेंसीज हैं जिसको आप ऑनलाइन भी बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम, जो फॉरेक्स के अंदर मेन पेयर होता है ना, वो गोल्ड होता है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। पूरी फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का वॉल्यूम ज्यादा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और होती है फॉरेक्स में। पहली चीज मैंने कमोडिटीज बताई, दूसरी चीज मैंने आपको करेंसीज बताई, तीसरी चीज इंडाइसिस भी यहाँ पर होते हैं। यानी कि अगर MT5 के ऊपर आप अकाउंट वगैरह बनाएंगे ना, तो वहां पर आपको वो इंडाइसिस का ऑप्शन भी शो कर रहा होगा। इंडाइसिस में आपके जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट के, नेशनल के नहीं, इंटरनेशनल के, एप्पल, नेस्डेक, टेस्ला, US30, US100, और जितने भी आपके SPX500, ये सारे आपके यूएस के जो स्टॉक्स हैं, वो भी आपको फॉरेक्स के अंदर ही शो हो रहे होते हैं, जिसका इंडाइसिस जिसको कहा जाता है। अब जिस तरीके से हम काम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं। फिजिकल में जिस तरीके से हम गोल्ड बाय और सेल करते हैं, फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड बाय और सेल जिस तरीके से किया जाता है, मिसाल के तौर पर मैं भाई के पास गया, भाई की गोल्ड की शॉप है, 2.5 लाख रुपए तोला सोना चल रहा था, मैंने 2.5 लाख रुपया उनको दिया, एक तोला उनसे सोना ले लिया। हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, घंटे बाद उसकी कीमत बढ़ गई, 2.5 लाख से 3 लाख हो गई, मैंने वापस भेज दिया इनको, या किसी को भी मैंने वापस भेज दिया। मैंने अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। इस तरीके से मैंने 2.5 लाख रुपए तोला इनसे सोना उठाया। हफ्ते बाद, महीने बाद 2.5 लाख से 2 लाख और 1.5 लाख आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है, जाहिर सी बात है, मैं उसको कितना होल्ड करूं। मेरा एक जहन ये कहता है कि यार ये मजीद नीचे जाएगा। तो मैंने उसको 1 लाख, 1.5 लाख के लॉस के ऊपर दोबारा सेल कर दिया मार्केट में। तो यहाँ पर मुझे नुकसान हो गया। पहले मैंने 2.5 लाख का खरीदा था, 3 लाख का बेचा, यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मैंने 2.5 लाख का खरीदा था, 2 लाख का बेचा, यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ। तो फिजिकल के अंदर अगर आप सोने का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजें आपको होती है। इसी तरीके से हम यही काम सेम एज करते हैं ऑनलाइन, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। यहाँ पर भी सेम जो गोल्ड की प्राइस चल रही है, जैसे कि गोल्ड अभी क्लोज हुआ 4,017 डॉलर के ऊपर, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज हो गया। पाकिस्तान के अंदर पैकेजिंग वगैरह की कीमत अगर मिलाई जाए तो 4,30,000 और 35,000 के ऊपर गोल्ड क्लोज हो गया होगा। आपकी जुमे की जो मार्केट थी, वहां पर 4,35,000, 25,000 के ऊपर गोल्ड क्लोज हो गया होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस चल रही होती है और पाकिस्तान की जो प्राइस चल रही होती है, पाकिस्तान में जो US डॉलर की प्राइस है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है, और फिर वो तकरीबन पैकेजिंग के पैसे निकाल के सेम प्राइस आपकी यहाँ पर टैक्सेशन वगैरह निकाल के आपकी सेम प्राइस चल रही होती है गोल्ड की, इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान के अंदर, या आप जिस भी कंट्री के अंदर है उसके अंदर। तो इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग की जाती है गोल्ड की, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, मनी मार्केट के बारे में, अगर किसी को कोई सवाल हो ऑनलाइन में या फिजिकल में दोनों, तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल वगैरह है तो पूछो, कोई चीज समझ में ना आ रही है। क्लियर आप लोग? ओके, ठीक है। मसीहा शेख, ये सर ये समझ नहीं है, अगेन समझा दें। क्या चीज़ अगेन समझा दूं, मुझे बताएं ताकि मैं। क्रिप्टो। यार क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना आपके कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग होती है। लेट सपोज आपका बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, मीम कॉइन्स हैं, ये आपके कॉइन्स के नाम होते हैं। इन कॉइन को आप बाय करते हैं और सेल करते हैं, यानी कि एक सिर्फ कॉइन होता है आपका, इसके अंदर गोल्ड नहीं होता। अब तो फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने गोल्ड दे दिया है, लेकिन बेसिकली जो क्रिप्टो का मतलब है ना, वो आपकी कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग है। जी डॉक्टर आयशा, अनम्यूट कर दिया सर पूछ। वॉल्यूम
थैंक यू सर। सर अगर वॉल्यूम मार्केट के बारे में इतनी अच्छी इंडिकेशंस देता है तो हम वॉल्यूम पे ट्रेड क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अगर वॉल्यूम इतनी अच्छी इंडिकेशन देता है तो हम वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड नहीं करते। हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते, वॉल्यूम भी बेसिकली एक इंडिकेटर ही है। चूंकि जो स्ट्रेटेजी और जो मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं वो आईसीटी है। तो आईसीटी एक ऐसा मॉडल है ना, बाज औकात आपको जो वॉल्यूम है ना वो भी फेक चीज शो करता है, यानी कि फेक मैनिपुलेशन आपको शो करता है। मैनिपुलेशन होगी वहां पर वॉल्यूम आपको राइज शो कर रहा होगा, हाई शो कर रहा होगा, लेकिन वो मैनिपुलेशन है। तो आईसीटी हमें बताता है कि भाई यहाँ पर आपकी मैनिपुलेशन हुई है, आपको इस वॉल्यूम के इंडिकेटर को देखते हुए सेल या बाय नहीं करना। ये आगे चल के हम ये चीज देखेंगे कि हम कोई इंडिकेटर वगैरह क्यों यूज नहीं करते। और बाकी दूसरी चीजें भी है ना वॉल्यूम से रिलेटेड। अच्छा सवाल था आपका, ये आगे आपका इंशाल्लाह मजीद चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं, बाकी तीनों मार्केट का हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब जो एक मेन टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये लॉट साइज वगैरह जो है ना वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे अपने दीगर टॉपिक्स के साथ, ताकि वो ब्रोकर का जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना और MT5 यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करूंगा अपने मोबाइल से, तो आपको लॉट साइज वगैरह का और स्प्रेड का लेवरेज का ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि यार थोड़ा थोड़ा करके समझाया जाए। मैं अगर चाहूँ तो पूरा बेसिक भी एक दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो फिर फायदा नहीं है पढ़ाने का। आपको फिर ऊपर से जाएगी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मिसकंसेप्शन होंगी। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए आप लोगों को। अच्छा, मैं आपको ब्रोकर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा रहा था। सर क्रिप्टो में फ्यूचर के ट्रेड की जाती है? जी हाँ, क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर भी होता है और स्पॉट भी होती है, दोनों तरीके से ट्रेड्स की जाती है। अब बात करते हैं ब्रोकर की कि ब्रोकर क्या होता है। जिस तरीके से लेट सपोज आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, ठीक है। अब आप ग्रोसरी करने के लिए कहाँ जाते हैं? मार्ट के अंदर। किसी मार्ट के अंदर चले जाएंगे सबसे पहले। तो आपका जो रिटेलर होगा आपके घर के करीब, आप वहां चले जाएंगे। अगर आपको वहां से नहीं लेना तो आप मार्ट के अंदर चले जाएंगे। अगर आपको मिसाल के तौर पर चावल लेने हैं, तो क्या आप डायरेक्ट पंजाब जाएंगे? घर के लिए अगर आपको चावल लेना है, एक आपके पास महदूद इन्वेस्टमेंट है, घर के 1 महीने का आपको चावल लेना है, तो आप कभी भी डायरेक्ट पंजाब जाके बड़े बड़े डीलर से चावल नहीं खरीदते। आप क्या करते हैं? एक रिटेलर या एक होलसेलर से आप एक चीज खरीदिए। ठीक है, ऐसा ही है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ना आप, इंटरनेशनल मार्केट है चूंकि ये फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज एक इंटरनेशनल मार्केट है जो कि ऑपरेट हो रही है शिकागो से। CMX, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, वहां से ये मार्केट ऑपरेट हो रही है। तो क्या आप डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेस ले सकते हैं कि आपने अपना $100 का कैपिटल लिया, $1000 का कैपिटल लिया, या 1 मिलियन का आपने कैपिटल लिया, $1 मिलियन का, और आपने डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनको कहा कि मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए? तो कभी भी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास या तो आप बैंक हो, आपका खुद का टर्मिनल हो कि आपको किसी ब्रोकर की जरूरत ना पड़े, आप हैश फंड हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या आप कोई बहुत बड़ी वेल हो कि आपका पास अपना टर्मिनल मौजूद हो, आपको किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर की जरूरत ना पड़े। तो हम कौन है? हम रिटेलर हैं। और हमारी जो तादाद है फॉरेक्स मार्केट के अंदर और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर वो 5.5% है। 94.5% जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, हैश फंड्स हैं, वेल्स हैं, बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, JP मॉर्गन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, आपका सिटी बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सारे के सारे आपके 94.5% के अंदर आते हैं। तो इनके अपने टर्मिनल होते हैं। ये डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट से एक्सेस ले सकते हैं, अपने टर्मिनल के थ्रू ये ट्रेडिंग कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, CMX में। लेकिन हम नहीं कर सकते। तो हमें फिर जरूरत पड़ती है एक ब्रोकर की, कि हम एक ब्रोकर के थ्रू अपनी ट्रेड्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में एग्जीक्यूट करते हैं। अब ब्रोकर के ना बहुत सारे काम होते हैं। ब्रोकर का सबसे पहला काम ये होता है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं ब्रोकर के ऊपर। आपके पास PKR है ऑनलाइन, आपने PKR ट्रांसफर किए ब्रोकर को, ब्रोकर उस PKR को कन्वर्ट करेगा USD में और ट्रांसफर करेगा आपके एग्जाम अकाउंट। पहला काम। दूसरा, जब आप विड्रॉ करोगे, अगर आपको लोकल बैंक के अंदर आपका विड्रॉ चाहिए, तो ब्रोकर क्या करेगा, आपका USD कन्वर्ट करेगा PKR में एक थर्ड पार्टी मर्चेंट के तहत, और आपके लोकल बैंक के अंदर वो ट्रांसफर कर लेगा। जैसे कि आप लोगों ने विड्रॉ किया होगा, आपको पता होगा, जब आप डिपॉजिट करते हैं तो एक पाकिस्तान का लोकल बैंक अकाउंट आता है, उस अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, थोड़ी देर बाद वो आपको USD में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जब आप विड्रॉ करते हैं
तब आपको एक बैंक की तरफ से विड्रॉ आता है। एक्जिम की तरफ से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ब्रोकर है और आपको पीकेआर चाहिए। तो वो एक थर्ड पार्टी लोकल मर्चेंट के थ्रू आपके बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करता है, ट्रेड करता है आपके बैंक के अंदर। पहला तो ये काम होगा। दूसरा ब्रोकर का काम होता है, आपको वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तीसरा ब्रोकर का ये काम होता है कि वो आपको डिपॉजिट बोनस भी बाजू का दे देता है। लेकिन अब मेन जो काम है ना ब्रोकर का, वो क्या है? मेन काम ब्रोकर का ये है कि जब आपने MT5 में सबको चलाना आता है ना, आपने देखा MT5 किस तरीके से चलता है। जब आपने बाय किया, विदाउट डिले, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, आपकी ट्रेड को वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करता है। ब्रोकर का एक मेन काम ये है। यानी कि जैसे ही आप बाय करते हैं या अपनी बाय लिमिट लगाते हैं, वो चली जाती है ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या करता है, आपकी ट्रेड को पास करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर फिर आपकी ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करता है, आपके बिहाफ की बाय और सेल करता है। ये एक डीप कॉन्सेप्ट है। इसका एक मैंने आज सिर्फ बेसिक ओवरव्यू आपको देना है। कल इसके ऊपर हम प्रॉपर डिटेल में, जब आप कल क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगी। आप, ब्रोकर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और आपका प्रॉफिट और लॉस। यानी कि आपके ना लॉस का जामिन ब्रोकर है, ना आपका लॉस ब्रोकर को जाता है, ना आपका प्रॉफिट ब्रोकर की तरफ से आता है। आपका प्रॉफिट डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से आता है, जो कि आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। हमारा ब्रोकर जो है, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जहां तक हमारी रिसर्च है, वो एग्जाम का जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो यूरोपियन बैंक है। अब ब्रोकर के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती है। ब्रोकर सेलेक्ट करने से पहले ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ब्रोकर में STP होता है, ECN होता है, ए बुक होता है, बी बुक होता है। यानी कि मल्टीपल स्कैम्स भी ब्रोकर में होते हैं। बाज औकात ब्रोकर खुद ही अपना लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। बाज औकात ब्रोकर के पीछे कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होता। बाज औकात ब्रोकर के पीछे हेज फंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कल डीप इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हमारी कल की क्लास हो। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अगर किसी का कोई सवाल हो ऑनलाइन में या फिजिकल में, तो मुझसे पूछें। नहीं तो फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में। कोई सवाल अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए, अभी तक कितनी चीजें हमने पढ़ी, क्लियर है? स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग के डिफरेंस। यार स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग का जो डिफरेंस होता है ना, एक तो लेवरेज का इसके अंदर डिफरेंस होता है कि क्रिप्टो के अंदर, चूंकि मैंने क्रिप्टो की नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉरेक्स में 4 साल से डायरेक्ट फॉरेक्स ही कर रहा हूँ, लेकिन इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो लेवरेज का डिफरेंस होता है। स्पॉट के अंदर क्या होता है, एक कॉइन आपने बाय किया ना, अगर मिसाल के तौर पर आपने कॉइन बाय किया $5 से, वो आ जाता है नीचे $4, $5, $4, $3, $2, आपका स्टॉप लॉस वहां तक सेट है। तो जब तक आपका अकाउंट लेवरेज के हिसाब से लिक्विडेट नहीं होगा ना, आपकी ट्रेड वहां पर क्लोज नहीं है। आप उसको जहां तक चाहें उसको होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर आपकी जो लेवरेज होता है ना, वो बढ़ जाता है। लेवरेज का यहाँ पर भी मैंने एक चीज लिखी है जो हम कल डिस्कस करेंगे, कि देखें लेवरेज फॉरेक्स के अंदर भी लेवरेज होता है। फॉरेक्स का लेवरेज अलग होता है, क्रिप्टो का लेवरेज अलग होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो वहां पर ये होता है, आपकी लिक्विडेशन ज्यादा होती है। अगर वहां पर मार्केट लिक्विडेट होती है, क्रैश होती है, तो फिर वो आपकी पोजीशंस को होल्ड नहीं करता, वो आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर नहीं करता, वो फिर गिरता चला जाता है, और वो आपके पूरे अकाउंट को लेवरेज की वजह से लिक्विडेट कर देता है। इसका एक जो मेन डिफरेंस है ना स्पॉट और फ्यूचर का, वो ये है। बाकी जब हम कल लेवरेज वगैरह पढ़ेंगे ना, तो हम इसको डीप आगे स्टडी करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर कल बाकी चीजों को बता। इसके अलावा और किसी को सवाल? जी डॉक्टर आयशा। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने ये कहा कि जब ट्रेड एग्जीक्यूट हम वहाँ पे कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट में, तो ब्रोकर हमारी ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकता है? अगर हम 0.01 का लॉट साइज चूज करें, वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है ना। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन सर, ये आपने कहा कि ब्रोकर जो है उसको कोई प्रॉफिट नहीं जाता, तो सर ये जो स्प्रेड है, ये ब्रोकर को नहीं प्रॉफिट जाता इससे? पहला सवाल आपने किया कि ब्रोकर किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, तो ब्रोकर, मैंने आपको जी। बताया ना, ब्रोकर का काम आपकी ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीक्यूट करवाना नहीं है। ब्रोकर का काम होता है आपकी ट्रेड को लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक पहुंचाना, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है ना, वो फिर आपकी ट्रेड्स को इंटरनेशनल मार्केट में एग्जीक्यूट करता है। यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, वो फिर आपके ब्याह के ऊपर बाइंग और सेलिंग करता है। लेट सपोज
ब्रोकर ने कहा जुनैद भाई ने बाय किया लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने बाय कर लिया। जुनैद भाई ने सेल किया लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, कहा ब्रोकर ने, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने वहां पर जो है वो उसको सेल कर दिया। तो बेसिकली ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, दूसरी चीज आपने पूछी कि प्रॉफिट का, मैंने कहा था आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो प्रॉफिट शो हो रहा होता है ना, लेट सपोज आपने 0.01 से बाय किया, अब आपको $10 का प्रॉफिट शो हुआ, उन $10 का प्रॉफिट ब्रोकर आपको नहीं दे रहा है, वो $10 का प्रॉफिट लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको दे रहा है। अब यहां पर आपने स्प्रेड की बात की, तो जो जो सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं ब्रोकर की, पहली तो डिपॉजिट विड्रॉ की, दूसरी सर्विस इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करवाने की, तीसरी सर्विस मैंने आपको बताई बोनस की, चौथी सर्विस मैंने आपको बताई फास्ट एग्जीक्यूशन की। जाहिर सी बात है ब्रोकर फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं कर रहा, ब्रोकर कोई ना कोई फी चार्ज करता है, और उस फी को कहा जाता है स्प्रेड, जो कि हम अपने कल के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये स्प्रेड क्या होता है। मैंने आज सिर्फ ब्रोकर का बेसिक ओवरव्यू दिया था कि ब्रोकर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। बाकी ये स्प्रेड क्या होता है, ब्रोकर किस तरीके से अपनी सर्विस फी चार्ज करता है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई या कोई और क्वेश्चन है इसमें? वेलकम। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम एंड करते हैं। अच्छा, एक चीज यार, आप लोगों की जो क्लास की टाइमिंग है ना, वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। तो हमारे पास ऑनलाइन में भी 6 बजे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, घर पे होते हैं, तो ये ज्वाइन कर लेते हैं क्लास। और सेकंड, फिजिकल के अंदर भी बहुत सारे लोग 6 बजे आ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही कल क्लास स्टार्ट हो ना, तो 6 बजे से पहले पहले 6 में 5 कम पर आप लोग जो है ना वो पंक्चुअलिटी के साथ क्लास के अंदर इन हो जाए, ताकि कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए। जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करें ना, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ ट्रेडिंग की बेसिक अभी बताई थी, जिसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीकेंड तक, कि ट्रेडिंग होती क्या है, तिजारत ट्रेडिंग को कहा जाता है। और बाकी जो चीज़ें थी वो तो आप लोगों ने ज्वाइन कर ली फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को टाइम से आएंगे। और अपने साथ ना कल से लाजमी जर्नल और अपना पेन वगैरह लेकर आना है आपके पास? बस ठीक है। ताकि कल से हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने लिखनी है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से, लॉट साइज पिप्स और लेवरेज वगैरह, ये आपने चीज़ लिखनी है। और ये वो जर्नल होगा जो आपका एंड तक आपके साथ चलेगा। और जर्नलिंग का बहुत ज़्यादा फायदा है कि आपको ड्यूरिंग द कोर्स पता चलेगा कि यार जर्नलिंग में कितना फायदा है। कोई एक कंसेप्ट भी अगर आपने मिस कर दिया ना, आप कहेंगे यार काश मैं जर्नल बना लेता। जर्नल आपने लाजमी बनाना है, आप भी कल से जर्नल लेकर आएंगे, ठीक है, सब आप लोग जर्नल लेकर आएंगे। आज की क्लास को हम एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में ऑनलाइन इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।